स्क्रीन विजिबल है? इज माई स्क्रीन विजिबल? ठीक है, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। विल बी स्टार्टिंग विद सेल डिवीजन। कल तक का हमने 2 चैप्टर्स अब तक के कर चुके हैं। दोनों चैप्टर्स क्लियर हुए हैं सबको? सब बच्चे आ गए? ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो है ये एक पार्ट है, दूसरा है सेल साइकिल। ठीक है, तो आपका चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब देखो, सेल साइकिल पूरा एक प्रोसेस है जिसके अंदर का एक पार्ट होता है सेल डिवीजन। सेल साइकिल में और भी बहुत सारे दूसरे दूसरे पार्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद सेल साइकिल। ठीक है, सबसे पहले समझना क्या है हमें, सेल साइकिल क्या होता है। ठीक है, सेल साइकिल, इसके पहले आपको बताया है कि हर एक ऑर्गेनिजम्स जो है, इनके हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। जहां पर भी सेल्स, लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लिविंग सेल्स के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर कोई सेल लिविंग है तो उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, एक तो ग्रोथ और दूसरा रिप्रोडक्शन। ठीक है, वो ग्रोथ करेगा और साथ ही वो रिप्रोड्यूस करने की या फिर डिवाइड होने की टेंडेंसी अपने अंदर रखता है। ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये 2 चीज बताई है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ कि देखो, लिविंग सेल की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है, एक तो ग्रोथ हो जाता है, दूसरा है रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ग्रोथ हो रही है और रिप्रोडक्शन हो रहा है तो क्या ये हर सेल में होता है क्या? नहीं, हर सेल में नहीं होता। जब भी हमारी बॉडी को कहीं पर रिक्वायरमेंट होती है तो वहां के सेल डिवाइड करते हैं। एम आई ऑडिबल? इज माई वॉइस क्लियर? ओके, तो ये स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया है कि सेल्स जो होती है ये डिवाइड करती है इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। अब जो हम बने हैं, हम जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म बना है, ये पूरा स्टार्ट होता है विद 1 सेल। और इस सेल को क्या नाम देते हैं? फास्ट, एकदम इजी क्वेश्चन था ये। हम एक सेल से प्लूरीपोटेंट सेल्स, ठीक है, लेकिन ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि वो प्लूरीपोटेंट है। लेकिन इस सेल को हम क्या कहते हैं, जिससे हम डिवाइड हो होकर हम एक पूरे एक ऑर्गेनिज्म, वेरी, जाइगोट। हाँ, नहीं देखो, सुनो मेरी बात, ये जाइगोट होता है एक्चुअल में, जो आगे डिवाइड करता है। जब भी कोई सेल डिवाइड करती है, अगर सपोज करते हैं ये जाइगोट है, अगर जाइगोट डिवाइड करता है तो इट विल गेट डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। तो हम डॉटर सेल से नहीं बने हैं बेटा, हम जाइगोट से बने हैं, जो कि डिवाइड होके क्या बनाया, डॉटर सेल्स बनाई। दीज आर 2 डॉटर सेल्स। और जब भी कोई सेल के अंदर डिविजन होता है, इट गिव्स राइज टू 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, एक सेल से 2 सेल में डिवाइड होगा। अब ये जो 2 सेल होते हैं, ये साइज में आपको छोटे दिखाई दे रहे होंगे, तो क्या ये डिवाइड होकर इसी तरीके के छोटे और छोटे और छोटे होते जाएंगे? नहीं, यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है कि रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, साथ में ग्रोथ भी इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। तो वो ग्रोथ करेंगे, तो पहले सेल डिवाइड होने के पहले एक नॉर्मल शेप तक के अटेन करेंगे, उसके बाद में ये दोनों सेल में डिवीजन होगा, अगेन सेम साइज के बनेंगे, यहाँ पर भी सेम साइज का सेल डिवीजन होगा। इस तरीके का जो है ये प्रोसेस चलता है। अब देखो, सेल साइकिल के अंदर क्या क्या आता है। अगर हमें किसी सेल को डिवाइड करना है तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। सपोज करते हैं दिस इज 1 सेल, इसके पास में क्या प्रेजेंट है, खुद का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए प्रेजेंट है। और उसके अलावा यहाँ पर एक और एक चीज होती है, नाम बताओ क्या है ये। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज मिलती है? साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर मिलता है क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म मिलता है, लेकिन वो जो मैंने डॉटेड स्ट्रक्चर बनाया है रेड वाले, तो हमारे जेनेटिक मटेरियल हो गए ना बेटा। अरे क्रोमोसोम ही तो बनाया है, ये सब जो जेनेटिक मटेरियल है क्रोमोसोम्स ही तो है। ये क्या प्रेजेंट है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस है ये। आपने जब सेल यूनिट ऑफ लाइफ मैंने कराया तब आप लोग का ध्यान कहाँ पर था? हाँ, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना है, उसका न्यूक्लियर एनवेलप होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बीच में
न्यूक्लियर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसके बाद में हमने इनसाइड क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोलस होता है अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक मटेरियल। ऐसे डाउट्स कैसे आ रहे हैं आप लोग को? ये न्यूक्लियोलस है। अब ये ठीक है, ये एक चीज हो गई, न्यूक्लियस देख लिया, इसके आसपास और भी तो चीजें प्रेजेंट हो सकती है। क्या प्रेजेंट हो सकता है? एक तो इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रेजेंट हो सकता है, फिर गोल्जी अपैरेटस प्रेजेंट हो सकता है, लाइसोजाइम्स हो सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया देखा जा सकता है। तो ये सब ऑर्गेनल्स देखे जाते हैं। अब ये ऑर्गेनल्स भी तो डिवाइड होने चाहिए। अगर सपोज करते हैं एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट था और इस सेल का डिवीजन हो गया, तो कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया हाफ होकर आधा इधर आधा इधर इस तरीके से जाता है क्या? नहीं, वो करता है डिवाइड, फिजन से डिवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का हमने क्या पढ़ा था? ये फिजन से डिवाइड करता है। ये डिवाइड करेगा और अपना वापस से नॉर्मल साइज गेन करेगा और पूरे अक्खे अक्खे माइटोकॉन्ड्रिया जो है, एक इधर पर, एक इस सेल में जाएगा और दूसरा इस सेल में जाएगा। इसके अगर खाली सिर्फ इसको आप डिवाइड करोगे विदाउट इट्स ग्रोथ, तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? तो डिविजन के साथ में ग्रोथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट यू नीड नॉट टू फॉरगेट। ठीक है, क्या चीजें बताई मैंने कि सेल की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सेल को चाहिए कि अगर उसे फर्दर डेवलपमेंट करवाना है, एक ऑर्गेनिज्म बनाना है, तो उसको सिर्फ रिप्रोड्यूस या फिर सिर्फ डिवीजन करना नहीं, उसके साथ साथ ग्रोथ भी आनी चाहिए। अगर वो ग्रो नहीं करेगा तो इट इज सिंपली लाइक कटिंग अ केक। केक को आप कट कर रहे हो, वो ग्रो करता है क्या? नहीं, आप कट कर रहे हो, उसका साइज तो सेम रह रहा है, लेकिन ये सेल डिवीजन का पीछे का, माइटोसिस के पीछे का व्हाट इज द पर्पस, मकसद क्या होता है कि यहाँ पर सेल्स अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं तो ये इंडिपेंडेंटली ग्रो भी करने चाहिए और नॉर्मल साइज अपना वापस से गेन करना चाहिए, जिससे ऑर्गेनिज्म एज एन होल बढ़ेगा। मतलब अगर सेल का डेवलपमेंट होगा तो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा। समझ में आया? ठीक है, अब देखो सेल साइकिल के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आ जाते हैं। हमें सबसे पहले करना है जीनोम का रेप्लिकेशन। ठीक है, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं, तो हम जीनोम हो जाता है, न्यूक्लियोलस हो जाता है। दूसरा, सेल ऑर्गेनल्स का हमें करवाना है रेप्लिकेशन। सेल ऑर्गेनल्स का भी क्या करवाना है? रेप्लिकेशन। तो अगर हम जीनोम मतलब डीएनए मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल को अगर हम कर देंगे, सपोज करते हैं हमने उसको क्या कर दिया? रेप्लिकेट कर दिया। ठीक है, लेकिन इफ वी डू नॉट ठीक है रेप्लिकेट द सेल ऑर्गेनल्स, तो सेल ऑर्गेनल्स क्या हो जाएंगे? एज इट इज रह जाएंगे। ठीक है, वो एक ही सेल में जा पाएंगे, दूसरे सेल में सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे ही नहीं। तो ये दूसरा पॉइंट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है सेल को डिवाइड होना। तो ये मेन है। ठीक है, ये देखो सेल डिवीजन अलग है और सेल साइकिल अलग है। तो मैं सेल साइकिल में क्या क्या आता है वो बता रही हूँ। अब यहाँ पर सेल डिवीजन इज द थर्ड पॉइंट। तो सेल डिवीजन कब होगा, पूरा सेल डिवाइड कब होगा? जब ऊपर के 3 क्राइटेरियाज मीट होंगे, तब जाके सेल डिवाइड होगा। समझ में आया? ठीक है, तो सेल को अगर डिवाइड करना है तो उसका सबसे पहले जीनोम का रेप्लिकेशन होना चाहिए। डीएनए मटेरियल इज लाइक सीपीयू। अगर किसी पीसी का, किसी लैपटॉप का, किसी कंप्यूटर का अगर उसका ब्रेन निकाल दिया जाए, दैट इज सीपीयू, या फिर ठीक है, सीपीयू उसका मेन फंक्शन करने वाला पार्ट होता है। तो हमारी बॉडी में जो मेन फंक्शन कर रहा है ऑन अ वेरी मॉलिक्यूलर बेसिस या फिर ऑन अ वेरी सेल्यूलर लेवल पर अगर हम जाकर देखेंगे, तो वहां पर दिखाई देगा कि भाई हमारे डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल जो है, हम सब चीजों को हैंडल करते हैं। ठीक है, सारे प्रोसेसेस को हैंडल करते हैं। सो दिस इज व्हाट जीनोम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चीज माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी रिक्वायरमेंट है, या फिर वी हैव गोल्जी अपैरेटस, पैकेजिंग करवानी है। ये सारे काम ऑर्गेनल्स के थ्रू हो रहे हैं। ये ऑर्गेनल्स अगर डिवाइड नहीं हुए, अगर इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो फिर सेल ऑर्गेनल्स में ये सब चीजों की कमी हो जाएगी और ये सारे काम फिर होंगे नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है सेल डिवीजन। भैया सब चीज हो रही है यहाँ पे, सब चीज डबल हो गई। यहाँ पर डीएनए मटेरियल डेवलप हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ऑर्गेनल्स भी सबके अपने अपने प्रेजेंट है, लेकिन सेल डिवाइड ही नहीं हो रहा, एज इट इज प्रेजेंट है। और इसी के अंदर वापस से एक यू नो न्यूक्लियोप्लाज्म और ठीक है जीनोम अगर वापस से डेवलप होके डिवाइड हो जाएगा, तो और इसके अंदर क्या दिखाई देंगे? और ज्यादा डिविजन्स दिखाई देंगे। तो एक ही सेल है, उसके अंदर यहाँ पर भी न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है, यहाँ पर भी न्यूक्लियर मटेरियल है, यहाँ पर भी न्यूक्लियर, यहाँ पर भी न्यूक्लियर, इसके साथ में यहाँ पर भी न्यूक्लियोलस है, इसका भी न्यूक्लियोलस है, लेकिन ये सेल डिवाइड ही नहीं हो रहा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था।
डिवाइड होना चाहिए था, वो अगर नहीं हुआ तो भी कुछ मतलब का नहीं है। तो सेल साइकिल के अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं, जीनोम रेप्लिकेशन, सेल ऑर्गेनल्स रेप्लिकेशन, ठीक है, और वो रेप्लिकेशन के लिए उसको बनाना जरूरी है। तो पहले उसका वापस से हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट सिंथेसिस करते हैं और फिर उसको हम रेप्लिकेट, दैट इज सेम। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, सेल का डिवीजन। ये हो जाते हैं सेल साइकिल के पार्ट्स। अब देखो सेल ग्रोथ में क्या हो रहा है, सेल ग्रोथ में होता है साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, ठीक है। आप सोचोगे कि सेल अगर ग्रोथ कर रहा है तो कैसे ग्रोथ कर रहा है, इसकी साइज बढ़ रही है बेसिकली। तो जो साइज है वो कैसे बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन व्हाट, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेगा जिसके अंदर साइटोप्लाज्मा खुद जो फ्लूइड है वो आ जाएगा, उसके अलावा ऑर्गेनल्स आ जाएंगे, ठीक है, और जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो भी डेवलपमेंट होगा। तो इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, ठीक है। न्यूक्लियर मटेरियल इसके अंदर नहीं आएगा, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ में सिर्फ साइटोप्लाज्म का ही कंसेप्ट हम देखेंगे, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि आप ये अभी सेल साइकिल के बाद में हमें सेल डिवीजन पढ़ना है। तो सेल साइकिल के अंदर क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। देखो सेल साइकिल में, अभी इसको सिर्फ नोट डाउन करो, अभी बाद में ये सब चीजें इट विल मेक सेंस। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप सिर्फ इसे जो है नोट डाउन करते जाओ। अभी आपको ऐसा लगेगा कि मैम कौन से टर्म्स दे रही है, क्या पढ़ा रही है, थोड़ा सा नया लग रहा है। अभी सिर्फ इसको इतना याद रखने का ट्राई करो, उसके बाद में जब हम हर एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे ना तब इट विल मेक सेंस, ठीक है। अभी देखो सेल साइकिल में ना 2 चीजें आती है, एक तो हो जाता है एम फेज, एक कौन सा फेज है, एम फेज है। दूसरा फेज हो जाता है वी कैन से रेस्पिर इंटरफेस, इंटरफेस कह सकते हैं, या फिर इंटरफेस के अलावा इसे हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, ठीक है। तो रेस्टिंग फेज कह दो या फिर प्रिपेरेटरी फेज कह दो, इसे हम जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है प्रिपेरेटरी फेज, प्रिपेरेटरी फेज। लेकिन इसके अलावा इसे हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। रेस्टिंग फेज क्यों बोलते हैं, प्रिपेरेटरी फेज क्यों बोलते हैं, ठीक है, दोनों काफी अपोजिट लग रहा है। अब देखो क्यों ऐसा कहते हैं, इंटरफेस, इंटर मतलब 2 चीज के बीच में प्रेजेंट है, फेज में यहाँ पे हमको कौन सा फेज लेना है, देखो 2 फेज के बीच में वो इंटरफेस आता है। अब ये हो जाता है कौन सा फेज, कौन से फेज के बीच में ये आ रहा है, फेज से रिलेशन यहाँ पर होता है एक्चुअल सेल डिविजन। तो 2 सेल डिविजन के बीच में जो फेज आता है उसे हम कह देते हैं इंटरफेस, ठीक है। प्रिपरेटरी फेज इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमारा सेल जो है काफी ज्यादा प्रिपरेशन कर रहा होता है फॉर सेल डिवीजन। एम फेज में क्या हो रहा है, एम फेज में सिर्फ और सिर्फ का सेल का डिवीजन होता है, सिर्फ और सिर्फ सेल का डिवीजन होगा, उसके अंदर जितना भी प्रिपरेशन था वो ये सब पार्ट्स में होगा। जिस तरीके से सेल डिवीजन को आप समझ रहे हो, आपका नीट का एग्जाम है, ठीक है, कभी आपको सिर्फ पेपर देने जाना है, इसके पहले आपको इंटरफेस मिलता है जो अभी आपका चल रहा है। यहाँ पर आप रेस्ट भी कर रहे हो, प्रिपरेशन भी कर रहे हो, ये आपका कैसा फेज है जहां पर आपका मेन पूरा प्रिपरेशन चालू है, ठीक है। तो समझ में आया आप लोग को, इसे हम प्रिपरेटरी फेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको जो है फाइनल तो ठीक है नीट के डे वाले दिन जाके सिर्फ पेपर अटेम्प्ट करना है, प्रिपरेशन आपकी यहाँ पर होगी, ये आपका फाइनल पर्पस है, उसके पीछे आप यहाँ पर जो है प्रिपरेशन कर रहे हो। वैसे ही सेल का मेन पर्पस है उसको डिवाइड होके 2 डॉटर सेल चाहिए, लेकिन अगर उसका डॉटर सेल के पास में सारी फुलफिलमेंट्स होनी चाहिए, सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, तो उसे करना पड़ेगा प्रिपरेशन, जिसके लिए द सेल गो अंडरगोज इंटरफेस। समझ में आया, 2 फेज समझ आए। अब इसके अंदर आ जाते हैं 3 और फेज, एक हो जाता है G1 फेज जिसको हम गैप 1 फेज कहते हैं, उसके बाद में आ जाता है S फेज, एस फेज को हम कहते हैं सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक या फिर सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज लिख दो, ठीक है। उसके बाद में लास्टली आ जाता है G2 फेज, इसका क्या नाम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 गैप फेजेस है, इसके बीच में सिंथेसिस फेज प्रेजेंट है। अब यहाँ पर से क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल। तो सीक्वेंस क्या है सेल साइकिल का,
सबसे पहले होता है G1 फेज, फिर आता है S फेज, फिर आता है G2 फेज और फिर आता है M फेज। समझ में आया? यस और नो? अब जो M फेज होता है, इट हैज मोर, फर्दर मोर इट हैज 4 फेजेस। वेरी गुड। तो 4 फेजेस और आ जाते हैं अंडर M फेज। कौन से फेज है? सबसे पहले आएगा प्रो फेज। इसको याद रखने का तरीका मैं बता देती हूँ। M फेज में आ जाता है आपका पी मैट, ठीक है, पी मैट याद रखो। फिर आ जाता है मेटाफेज, ठीक है, फिर आ जाएगा एनाफेज, टीलोफेज। ये सब फेजेस के नाम तो आप लोग को पता होंगे, थोड़ा सा बेसिक था ये, नहीं याद है तो भी बोल दो, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये सब जो थे क्या थे? दीज वर द डिफरेंट फेजेस। अब ये एम फेज जो है ना, ये काफी थोड़े देर के लिए होता है। मतलब कि जो 95% हमारा जो टाइमिंग होता है वो पूरा इंटरफेस में चलता रहता है। ह्यूमन सेल डिवाइड होने का टाइमिंग एवरेज आपको बताया है कितना है? 24 आवर्स। एक सेल डिवाइड होने के लिए 24 आवर्स लेती है इन ह्यूमंस। किसमें? ह्यूमंस में। वही अगर हम ईस्ट की बात करें, ईस्ट में क्या देखा जाता है? 90 मिनट्स के अंदर इसका सेल इंटरफेस भी कर लेगा, एमफेस भी कर लेगा, खत्म। तो ये 2 चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर सेल डिवीजन हो रहा है इन 24 आवर्स, जिसके अंदर से एम फेज जो होता है वो सिर्फ 1 आवर का होता है। 1 आवर का एम फेज होता है, बाकी पूरा टाइम इंटरफेस में वो निकालता है। समझ में आया? अब यहाँ पर देखो क्या इंपॉर्टेंट है कि आपका जो G1 फेज है डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करता है। अब इसके अंदर जो ना प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन किस तरीके की होगी ये मैंने बता दिया है। किस तरह की प्रिपरेशन हम देखेंगे? कोई पॉइंट्स बताओ मुझे, क्या कैसे कैसे प्रिपरेशन हो सकते हैं? क्या प्रिपेयर करना है हमें? डीएनए रेप्लिकेशन, वेरी गुड। और अब भी इतनी बार बताया है मैंने, वेरी गुड। ऑर्गेनल रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन करने के लिए पहले के जो प्रिपरेशन है उसमें आ जाता है डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाए, ठीक है। और जो है एक ठीक है प्रिपरेशन में आपका पार्ट आता है कि प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं। अब ये प्रोटीन्स क्यों फॉर्म हो रहे होंगे, कोई मुझे बता सकता है क्या? इससे मुझे समझ आएगा कि आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ भी अच्छे से पढ़ा है। किस चीज के लिए? और बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज रिलेटेड टू सेंट्रोसोम। बताओ। प्रोटीन्स का फॉर्मेशन अगर होगा तो सेंट्रोसोम जो कि किससे बने हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हैं। तो वहां पर वो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है क्योंकि हमें सेंट्रोसोम को भी डिवाइड करना है ना इंटू 2। समझ आया कि हमें जो है सेल अगर यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर इसके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है तो यहाँ पर से सेंट्रोसोम्स भी तो आएंगे और ये सेंट्रोसोम्स के अंदर के क्या निकलेंगे? स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे। अब ये स्पिंडल फाइबर्स जो निकल रहे हैं दीज आर ऑल्सो प्रोटीनेशियस। और ये प्रोटीन्स कब डेवलप बनेंगे? ये सेल डिवीजन के टाइम पर नहीं बनते हैं, ये इंटरफेस में बनते हैं। समझ आया कि इंटरफेस में सारा क्या होता है, इनका सबसे ज्यादा पोर्शन लाई करता है। अब देखो जो सेल डिवीजन है इसका एक चार्ट मैं बता देती हूँ। इसमें का कुछ पार्ट जो है दैट विल ठीक है, कुछ सिर्फ थोड़ा हिस्सा जो रहता है वो एम फेस रहता है, बाकी का पूरा टाइम आपका क्या चलता रहेगा? इंटरफेस चलेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या चलेगा? इंटरफेस चलेगा। तो देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? G1 फेज। तो सपोज करते हैं ये हो जाता है G1 फेज, फिर आता है S फेज और लास्टली आता है कौन सा फेज है? वो G2 फेज है। तो दिस इज योर G1 फेज, फिर आएगा S फेज और फिर लास्टली आ जाएगा G2 फेज। अब यहाँ पर देखो G2 फेज के बाद में कौन सा फेज आएगा बताओ?
एम फेज का कौन सा? वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो प्रोफेज आएगा, फिर मेटाफेज आएगा, फिर आएगा एनाफेज और फिर आएगा टीलोफेज। ठीक है, तो यहां पर आएगा वेरी गुड प्रोफेज, मेटाफेज, इसी तरीके का चलेगा। और ये जो पोर्शन है ये सिर्फ 1 आवर तक के लाया करता है, बाकी पूरा टाइम 95%। क्या बोल रहे हो बेटा? किसी की आवाज आ रही थी, कुछ कह रहे हो? ठीक है, अभी गैप 1 फेज जो है इसमें क्या हो रहा है, अब जो हमारा ये है ना एम फेज है ना, ये 2 पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर आ जाता है एक तो कैरियोकाइनेसिस, दूसरा आ जाता है साइटोकाइनेसिस। तो ये जो पूरा पोर्शन था, दिस वाज होल द पार्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस। यहाँ पर हम बेसिकली न्यूक्लियस का और न्यूक्लियस के मटेरियल का हम डिविजन कर रहे होते हैं। तो ये पहला हो जाता है कैरियोकाइनेसिस का पार्ट, इसको मैं डिवाइड करके बताती हूँ कैरियोकाइनेसिस क्या होता है। दूसरा पार्ट हो जाता है साइटोकाइनेसिस। देखो, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। कैरियो मतलब क्या होता है बताओ जल्दी? वेरी गुड, काइनेसिस मतलब हो गया डिवीजन। साइटो का मतलब, साइटो मतलब सेल, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर रहे हैं जो कि सेल का पार्ट हो गया। तो साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, पूरी सेल डिवाइड कर रही है, ठीक है। मतलब पूरा जो सेल का अंदर का कंटेंट बन गया है, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल आ गया, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल आ गया, यहाँ पर इसके ऑर्गेनल्स आ गए, यहाँ पर इसके ऑर्गेनल्स आ गए। अब इसे करना है डिवीजन, तो ये डिवीजन हो रहा है, मतलब पूरे सेल का डिवीजन हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्मा भी डिवाइड हो रहा है, ऐसे भी समझ सकते हो आप। और कैरियो रिलेटेड टू न्यूक्लियस, इसीलिए वहां पर क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस। अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से विद G1 फेज। अब देखो G1 फेज में क्या क्या पॉइंट्स दिखाए हैं। सबसे पहले G1 फेज में आपका सेल का ग्रोथ होगा, ठीक है। सो G1 फेज एक्चुअल में किसके बीच में आ रहा है, आपके एस फेज के बीच में आ रहा है। एस फेज हो जाता है, ये एस फेज है, और दूसरा टीलो फेज है, मतलब कि एम फेज आप पूरा पकड़ लो। एम फेज और एस फेज के बीच में जो आता है दैट इज G1 फेज। क्वेश्चन यहां से आता है, पे अटेंशन, G1 फेज कौन से 2 फेज के बीच में लाई करता है? एस फेज। अब टीलो फेज अगर आप नहीं बोलोगे तो वहां पर आप एम फेज भी समझ सकते हो, आपके ऑप्शंस में जरूरी नहीं है टीलो फेज दिया हो, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, देखो आपका जो G1 फेज है, यहाँ पर सेल खाली क्या करता है, ग्रो करता है। ग्रो करता है दैट मीन्स साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट यहाँ पर बढ़ेगा, साइटोप्लाज्मा का मतलब फ्लूइड कंटेंट बढ़ जाएगा, इतना चीज होता है। एस फेज को हम कह देते हैं सिंथेसिस फेज। अब यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए, सिंथेसिस फेज मतलब हम यहाँ पर कुछ ना कुछ बनाने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि डीएनए होता है, यहाँ पर किसका सिंथेसिस हो रहा, बताओ? सिंथेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। तो डीएनए, अब देखो यहाँ पर आ जाता है कंफ्यूजिंग पार्ट। अब यहाँ पर बोला है कि डीएनए क्या हो रहा है, यहाँ पर डबल हो रहा है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर क्या होना चाहिए, बताओ? डीएनए का कंटेंट यहाँ पर डबल हो रहा है, तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन कितना होता है डिप्लॉइड सेल में? 23 पेयर्स, मतलब टोटल क्रोमोसोम नंबर पूछ रही हूँ मैं। 46 होते हैं नॉर्मली। 46 कैसे होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं नॉर्मली, देखे जाते हैं, ठीक है। अगर कोई सेल एस फेज में है, उसने अपना जेनेटिक मटेरियल डिवाइड कर लिया, तो बाय द एंड ऑफ एस फेज या फिर आफ्टर एंटरिंग इनटू G2 फेज उसके पास में क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे? बोलो। हाँ, तो मुझे इसके इसी का मुझे रीजन चाहिए कि आप ऐसे कैसे, मतलब आपको क्या समझ में आया इससे? डीएनए का कंटेंट अगर बढ़ रहा है तो क्या क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ेंगे, ऐसा है?
देखो दो चीज होती है, एक है आपके क्रोमोसोम्स, ठीक है, एक है आपके क्रोमोसोम्स और दूसरा होता है डीएनए का कंटेंट, ठीक है। एक हो जाता है क्रोमोसोम्स, दूसरा हो जाता है डीएनए कंटेंट। अब जो डीएनए का कंटेंट कितना प्रेजेंट है उसे हम डिवाइड करते हैं, उसे हम डिनोट करते हैं 2C। सपोज करते हैं ये है डीएनए कंटेंट या फिर डीएनए का अमाउंट ऑफ डीएनए 2C है। इसको हम समटाइम्स वी आल्सो कॉल इट एज जैसे क्रोमेटिन या फिर जेनेटिक का अमाउंट कितना है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज 2C, ठीक है। अब अगर हम बात करें क्रोमोसोम की तो 46 ये क्या है, ये क्रोमोसोम है बेटा। अब ये कंफ्यूजन मत रखना कि इसको हम 2N भी बोलते हैं, तो 2C अलग है, 2N अलग है, ध्यान से सुन लो। 2C डिनोट्स व्हाट, डीएनए का अमाउंट, 2N डिनोट्स व्हाट, क्रोमोसोम नंबर, N होता है हैप्लॉइड। तो हमारी जो नॉर्मल सोमैटिक सेल्स होते हैं ये डिप्लॉइड होते हैं और इस वजह से यहाँ पर क्या देखा जाएगा, 2N कंटेंट देखा जाएगा। समझ में आया? अब ये क्रोमोसोम है, देखो समझो, ये है एक क्रोमोसोम। ये मैंने ऐसा क्यों बनाया, आप बोलोगे ये क्रोमोसोम होता है। ये क्रोमोसोम हमें डिवीजन वाले सेल में दिखाई देता है, जब किसका डिवीजन हो रहा है, क्रोमोसोम का डिवीजन हो रहा है, तब हमें ये दिखाई देता है। ये क्रोमोसोम का डिवीजन अगर हो रहा है दैट मींस अगर हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, देखो अगर कोई चीज को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं मतलब उसके अंदर डबल कंटेंट होना चाहिए, वरना वो हो जाएगा रिडक्शन डिवीजन, जिसे हम कहते हैं मियोसिस। मियोसिस इज योर रिडक्शन डिवीजन। जो माइटोसिस होता है वो कैसा डिवीजन होता है, माइटोसिस इज योर इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस कैसा डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन मतलब यहाँ पर सब चीज कैसी होगी, इक्वल होनी चाहिए। ये पूरा एक क्रोमोसोम कहलाएगा। इसे हमने एक क्रोमोसोम क्यों बोला, इसे हमने एक क्रोमोसोम इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर जो चीज बड़ी है इन नंबर दैट इज द जेनेटिक मटेरियल और वी कैन से डीएनए का अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा है डीएनए का अमाउंट। अगर देखो समझो ये आपका एक आपका क्रोमोसोम है और यहाँ पर इसका जो है डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट है। सपोज करते हैं ये बहुत ही हाईली कंडेंस फॉर्म में होता है। कंडेंस फॉर्म में मतलब वो बहुत ज्यादा रोल किया हुआ एक के ऊपर एक कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर आप इसे खोलोगे तो इसके अंदर बहुत सारे क्या मिलेंगे आपको, थ्रेड लाइक फोल्ड्स मिलेंगे और हर एक फोल्ड जो है वो खुद और ज्यादा कैसा होता है, ये अगर आप ये एक स्ट्रैंड को देखोगे ये एक सिंपल स्ट्रैंड नहीं है, यहाँ पर डीएनए का सीक्वेंस इस फॉर्म में ऐसे नहीं लगा हुआ है। उल्टा जब आप इसको यहाँ पर खोलोगे, ओपन करोगे तो आपको समझ में आएगा ये अपने आप में एक बार रोल किया हुआ था। इसको ओपन करोगे तो ये अपने आप में रोल किया हुआ था। इस तरीके से उसका कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन का मतलब ये है, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि आपका सेल का जो भी पार्ट है, देखो जैसे मिल्क कंडेंसेशन सुना है आप लोगों ने, किसी ने मिल्क कंडेंसेशन सुना है? कंडेंस मिल्क होता है, उसमें क्या करते हैं, मिल्क को हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली उसको सपोज करते हैं, हीट कर रहे हैं हम। हीट करने की वजह से ये काफी ज्यादा ना थिक हो जाता है। अब जो मिल्क पहले प्रेजेंट था उतना ही अमाउंट का मिल्क उसके अभी भी प्रेजेंट है, उतना ही अमाउंट का मिल्क अभी भी उसके अंदर प्रेजेंट है। उसके अंदर से क्या निकल गया, ऑल द फ्लूइड कंटेंट, जितना भी वाटरी सब्सटेंस था वो निकल गया। ये बच गया मेन सिर्फ अपना कंडेंस फॉर्म का मिल्क। वैसे ही आप समझ सकते हो जो डीएनए होता है वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाईली कंडेंस फॉर्म में हो जाते हैं, मतलब कि इस तरीके के खुले हुए जब वो रहते हैं, दिस इज द अनकंडेंस फॉर्म। और जब ये एक के ऊपर एक काफी ज्यादा रोल होकर जब एकदम थिक हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं नाउ इट इज कंडेंस्ड। समझ में आया? अब ये सबसे हाईएस्ट, किसी का कोई डाउट है? अब ये सबसे ज्यादा हाईली कंडेंस फॉर्म में जब ये होता है ना, तब इसका शेप इस तरीके का दिखाई देता है। दैट मींस इसके ऊपर काफी ज्यादा रोलिंग प्रेजेंट है। तो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि सपोज करते हैं यहाँ पर इस तरीके के जेनेटिक सीक्वेंस या फिर डीएनए प्रेजेंट है। अगर यहाँ का कोई डीएनए है, सपोज करते हैं डीएनए 1 यहाँ पर प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे बोल रहा है कि क्रोमैटिन का कंटेंट इंक्रीज हो गया, इट गेट्स we can say it get multiplied by 2 या फिर it gets doubled, तो यहाँ पर क्या होगा, सेम सीक्वेंस यहाँ पर आ गया। ये डीएनए नंबर 2 है, इसका सेम सीक्वेंस यहाँ पर आ गया। इस तरीके से यहाँ पर भी इसका सेम रेप्लिकेशन फॉर्म हो जाएगा। जिस तरीके का यहाँ पर था वैसा ही यहाँ पर देखा जाएगा।
अब समझ में आया, ये हमारा नॉर्मली एक क्रोमोसोम है इन अवर नॉर्मल सेल जो कि डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन जब हम डिवाइड करने के लिए रेडी हो रहे होते हैं तो इंटरफेस में हमारा जो सेल का जो वी कैन से जो जेनेटिक का अमाउंट होगा वो डबल हो जाएगा, और इस तरीके का ये सेम यहाँ पर जो कंटेंट प्रेजेंट है वो अपने आप को डबल करके यहाँ पर एक और एक सेम पार्ट खड़ा कर देगा। ठीक है, अब इसे हम क्या कहेंगे, ये जो है ना ये क्रोमाटिड्स है, इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स का नंबर यहां पर क्या होगा बताओ, क्रोमैटिड्स का नंबर यहां पर क्या होगा? जब आप लोग एस फेज से G2 फेज में जाओगे, ठीक है, एस फेज से हम कहा जा रहे हैं, G2 फेज में गए, तो आपका 2C से किस में कन्वर्ट हो गया, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 4C, क्योंकि जेनेटिक कंटेंट बदल गया। 46 क्रोमोसोम्स 46 ही रहेंगे, क्योंकि ये पूरा एक क्रोमोसोम कहलाएगा। ऑल दो जो रेप्लिकेट हुआ है, देखो ये जो क्रोमोसोम्स है ना ये डिवाइड इस तरीके से नहीं हुए, ये इस तरीके से डिवाइड नहीं हुए अलग अलग फॉर्म में, ये अभी भी जुड़े हुए हैं, तो इसे हम एक ही क्रोमोसोम कंसिडर करेंगे। दिस इज वन क्रोमोसोम, ऑल दो उसके अंदर डिवाइड जो मल्टीप्लाइड हो गया है, जो बढ़ गया है, वो इंक्रीज क्या हुआ है, जेनेटिक मटेरियल इंक्रीज हुआ है, लेकिन दिस इज वन क्रोमोसोम बेटा। अब देखो जब हमारा एस फेज खत्म हो जाता है और हम G2 फेज में एंटर करते हैं, तब हमारा क्रोमैटिड का नंबर क्या होगा, क्रोमैटिड्स के नंबर अगर हमारे पास में 46 थे, नाउ इट विल बिकम 92। ये आपको समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड है। जब S2 फेज से निकलकर, ठीक है, S2 फेज से निकलकर जब हमारा सेल एंटर्स इनटू G2 फेज, तब उसका जेनेटिक मटेरियल बढ़ गया है। जेनेटिक मटेरियल उसने बढ़ाया, लेकिन किस फॉर्म में बढ़ाया, एक एक्स्ट्रा क्रोमैटिड वो लेकर आ गया। तो दिस इज वन क्रोमैटिड जिसका उसने एक और क्रोमैटिड लेकर आ गया। लेकिन ये जो क्रोमोसोम है, नाउ इट इज मेड अप ऑफ 2 क्रोमैटिड्स, लेकिन नाउ इट विल बी काउंटेड एज 1 क्रोमोसोम ओनली। एक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड में तब्दील हो गया है, लेकिन वो जुड़ा है, इसीलिए हम उसे एक ही क्रोमोसोम कंसिडर करेंगे। आई होप आप लोग को ये समझ में आया है, मुझे इसमें डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, और अगर माइटोसिस से क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे ज्यादा यहाँ से आने के चांसेस है। तो प्लीज इसे ध्यान से समझो। मियोसिस में जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं वहां पर बता दूंगी। ये नंबर के साथ में अगर खिलवाड़ अगर आप कर दोगे तो आपके क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड रॉन्ग होकर आ जाएंगे। हमें बायोलॉजी में ऐसा रिस्क नहीं लेना है। क्रोमैटिड्स का नंबर क्या हो गया, 92 हो गया, 46 से 92 हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्रोमैटिड्स के नंबर बढ़ गए। क्रोमोसोम सेम पढ़ा हुआ है, 46 क्रोमोसोम का 46 ही रहेगा। जो जेनेटिक का कंटेंट है वो 2C से 4C हो गया। समझ में आ गया? ये हमने बात कर ली अबाउट एस फेज। ठीक है, तो एस फेज में हमने सिंथेसिस किया। किस किस का सिंथेसिस किया? सबसे पहले तो हमने जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड कर लिया। अब जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हुआ तो ये 3 हमने पॉइंट्स देख लिए, ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एस फेज में क्या क्या देखा जाता है, फाइन। नेक्स्ट, अब देखो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है और सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रियोल क्यों डुप्लीकेट होगा? क्योंकि हमें सेंट्रियोल भी प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, अब इसके अलावा G2 फेज में हमें प्रोटीन्स का सिंथेसिस करना होता है और सेल का ग्रोथ हो रहा होता है। सिर्फ इतना एक चीज और ऐड कर लो कि यहाँ पर सेंट्रियोल्स जो होंगे वो डुप्लीकेट हो जाएंगे। ये हो गया आपका एस फेज। नेक्स्ट आ जाता है G2 फेज। G2 फेज किसके बीच में लाई करता है, बताओ जल्दी बताओ। वेरी गुड, एस फेज और प्रो फेज, या फिर क्या कह सकते हैं, एस फेज और, वेरी गुड, मेटाफेज नहीं एम फेज। ठीक है, तो G2 फेज में अब क्या होगा, यहाँ पर जो है प्रोटीन्स का सिंथेसिस होगा। प्रोटीन्स का सिंथेसिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे सेंट्रियोल्स तो डिवाइड हो गए, डुप्लीकेट हो गए, लेकिन इनसे अभी स्पिंडल फाइबर्स निकलना है, तो उसका प्रिपरेशन हम कर रहे होते हैं इन द G2 फेज। और इसके अलावा प्रोटीन्स का सिंथेसिस किस में होता है, ये क्वेश्चन आपको आएगा, तो वो G2 फेज में होता है। इसके अलावा आपका सेल का ग्रोथ होता रहता है, सेल का ग्रोथ चलता रहता है। ठीक है, समझ में आया? ये हो जाता है इंटरफेस यहाँ पर एंड। ठीक है, अब यहाँ पर बाय द एंड ऑफ व्हाट, बाय द एंड ऑफ G2 फेज, अब बताओ यहाँ पर क्या कंटेंट मिलेगा बाय द एंड ऑफ G2 फेज, और क्या क्या देखा जाएगा? अब मुझे बताओ कि डीएनए अमाउंट क्या हो जाएगा। नॉर्मली 2C होता है, अभी क्या रहेगा, क्रोमोसोम का नंबर क्या रहेगा, 46 होता है या फिर 2N होता है, और क्रोमैटिड्स का नंबर क्या रहेगा,
क्रोमैटिड्स कितने होते हैं? 46 होते हैं जब सेल डिवाइड नहीं हो रही है, 46 क्रोमैटिड्स होते हैं। अब कितना हो जाएगा बताओ? 2C से हो जाएगा 4C, वेरी गुड। 46 क्रोमोसोम से कितने हो जाएगा? 2N ही रहेगा, 46 ही रहेगा। क्रोमैटिड्स कितने हो जाएंगे? 92 क्रोमैटिड्स। ये क्या है? बाय द एंड ऑफ G2 फेज। अब हमें स्टार्ट करना है विथ प्रोफेज। प्रोफेज में सबसे पहले जरूरी ये है कि हमें जो है सेल का डिवीजन करवाना है। हमने क्या कर दिया, ठीक है, बेसिकली अब यहाँ पर जो भी डिवीजन, जो भी हमारा क्रोमोसोम मटेरियल था ना, वो काफी ज्यादा अच्छा। एक आपका रह गया G0 फेज, क्वेसेंट फेज, वो मैं लास्ट में समझा दूंगी। ठीक है, अभी पहले प्रोफेज देख लेते हैं। प्रोफेज में आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कंडेंसेशन स्टार्ट करना था, तो हमने कंडेंसेशन स्टार्ट कर दिया। अब जो क्रोमोसोम था, इसके डीएनए का मटेरियल बढ़ गया, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम, लेकिन अभी भी वो कैसे फॉर्म में प्रेजेंट है? अनकंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब इस तरीके का बिखरा हुआ प्रेजेंट है। अब इसे हमको कंडेंस करना है, एक प्रॉपर शेप में लाना है। प्रॉपर शेप में लाने का रीजन ये होता है या फिर पर्पस ये होता है कि हम इसको प्रॉपर वे में, अगर इस तरीके का कुछ सेल का डीएनए कंटेंट फैला हुआ पड़ा रहेगा, तो आप इसको कौन सा पॉइंट है जहां से आप इसको डिवाइड करने के लिए स्पिंडल फाइबर्स को अटैच करोगे और खींचोगे, तो वो इक्वल वे में डिवाइड हो जाएगा। नहीं है ना कोई पॉइंट, यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट है उसको इक्वल कंटेंट में डिवाइड करना। तो हम उसे क्या करते हैं, एक नॉर्मल ऐसे शेप में लेकर आते हैं कि जहां पर हम इसे क्या करें, अटैच करें, तो पूरा कंटेंट, पूरा डीएनए कंटेंट एक तरफ आ जाए, किसी का भी डबल डीएनए नहीं आए, या फिर ऐसा नहीं हो कि काफी ज्यादा डीएनए कंटेंट छूट जाए। ठीक है, पूरा डीएनए कंटेंट हमें चाहिए, इसीलिए हम इसको कंडेंस कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक के? तो पहला क्या होगा, यहाँ पर कंडेंसेशन होगा। सारे जो भी क्रोमोसोम्स हो जाते हैं वो एकदम कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब क्रोमैटिन का कंडेंसेशन हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है कि आपका जो क्रोमोसोम्स रहेगा वो जाके, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू द एक्स शेप क्रोमोसोम, जिसके पास में खुद का सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम का मतलब मतलब सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोमियर का मतलब क्या होता है? सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर किसी को भी नहीं पता है? सेंट्रोमियर के बारे में हमने बात की थी इन अवर सेल यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ ठीक है, जो भी आपको भाषा में आता है, सिंपल लैंग्वेज में मुझे बताओ यार। मैं तुम लोग से थोड़ी ना एनसीईआरटी की लैंग्वेज पूछ रही हूँ। उल्टा अगर आप लोग एनसीईआरटी की लाइन उठा के मुझे बोलोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा आप देख के जवाब दे रहे हो। आप बिना देखे आपको जो समझ में आता है आप बोलो। लगा होता है, ठीक है। ओके, अच्छा, ठीक है। और देखो, जो सेंट्रोमियर होता है, इसे हमने देखा था, सेंट्रोमियर इज द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इट इज द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। यहाँ पर क्या जुड़ा होता है, ये पहला पॉइंट जो आपको याद रखना ही है बेटा, प्लीज इसे मत भूलो। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन दो टाइप के देखे थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के पास में सैटेलाइट होता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के पास में क्या जुड़ा होता है, काइनेटोकोर्स होता है, काइनेटोकोर्स। ये क्या करता है, दीज आर द प्लेसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ, वेरी क्विक, स्पिंडल फाइबर से काइनेटोकोर्स जाकर जुड़ जाते हैं, मतलब कि काइनेटोकोर्स पर स्पिंडल फाइबर जाकर जुड़ जाते हैं। दूसरा, सेंट्रोसोम जो होगा, जो हमने सेंट्रोसोम को रेप्लिकेट किया है, राइट। अभी अगर ये सेल प्रेजेंट है, साथ ही साथ मैं आपको इसका डायग्राम भी बता देती हूँ। यहाँ पर हो गया था जेनेटिक कंटेंट का, ठीक है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, तो इस तरीके का कंडेंसेशन दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके का कंडेंसेशन हो रहा है, इस तरीके का दिखाई देगा। और हमारा जो सेंट्रोसोम है वो इस तरीके का क्या हो गया है, ठीक है, दो पार्ट में डुप्लीकेट हो गया है। ठीक है, तो एक यहाँ पर प्रेजेंट था इस तरीके से, और एक यहाँ पर प्रेजेंट था। तो एक जो सेंट्रोसोम रहेगा, इट विल स्टार्ट मूविंग टू अपोजिट पोल्स। ये दोनों अपोजिट पोल्स पर जाने लगेंगे, कोई भी दो अपोजिट पोल्स। पोल्स मतलब कि ये अगर एक पॉइंट है तो इसका अपोजिट वाला जो पोल रहेगा ये अपोजिट पोल हो जाएगा। तो ये अपोजिट पोल्स पर जाने का स्टार्ट करते हैं। सेंट्रोसोम्स विल स्टार्ट टू मूव टू अपोजिट पोल्स।
यहां तक कोई डाउट, कोई शंका? ये हो गया आपका प्रोफेस। प्रोफेस में यही है। और दूसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी हमें जो है न्यूक्लियर एनवलप क्या करना है, इसको थोड़ा थोड़ा करके डिसअपियर करना है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियर होना वो स्टार्ट होता है जब पूरी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाए। देन वी नो कि अब यहाँ पर क्या हो गया है, मेटा फेज स्टार्ट हो चुका है, दैट इज द सेकेंड फेज ऑफ एम फेज। हम किस में चल रहे हैं, एम फेज के कैरियोकाइनेसिस में चल रहे हैं। अभी हमारा सारा रिलेशन किससे होगा, न्यूक्लियस के रिलेटेड होगा, क्योंकि हम कैरियोकाइनेसिस पढ़ रहे हैं। अब इसके अलावा जो आपका प्रोफेस होता है, इसके अंदर तीसरी चीज ये देखी जाती है कि जो सेल ऑर्गेनल्स है ये भी डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स हो जाते हैं मतलब डिसअपियर हो जाते हैं। डिसअपियर हो जाते हैं मतलब कहाँ गायब हो गए, क्या हुआ उनको? तो सेल ऑर्गेनल्स जो भी है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपैरेटस है, ये सब क्या करते हैं, ये इस तरीके का बीच में न्यूक्लियस था और इधर आसपास सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, राइट। इसी तरीके का था जब प्रोफेस नहीं स्टार्ट हुआ था। लेकिन जैसे प्रोफेस स्टार्ट हुआ, न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन है वो क्या होने लग गया, डिसअपियर होने लग गया। अब इसके आसपास जो भी ऑर्गेनल्स थे ना बेटा, ये डिवाइड हो जाएंगे, या फिर वी कैन से डिवाइड की जगह इट विल बी बेटर टू से कि वो ब्रेक डाउन कर जाएंगे। उनका जितना भी केमिकल कंटेंट है, वो अपना केमिकल कंटेंट जिससे भी वो बने हैं उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो पूरी तरीके से अपने आप को स्प्रेड कर लेंगे। तो ये जो आपके मेन क्या थे ऑर्गेनल्स थे, वो इस तरीके से अपने आप को पेरिफेरल रीजन में, पेरिफेरल रीजन मैंने बताया था पहले भी कि आउटसाइड जो सराउंडिंग पार्ट है, आउटसाइड वाला जो पार्ट होता है, वहां पर ये पेरिफेरी है, यहाँ पर जाकर वो क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। तो ये सब आपके सेल ऑर्गेनल्स है। दीज आर ऑल सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, ये सब क्या हो जाएगा बेसिकली, ये अपने आप को ठीक है डिसअपियर कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर जो भी साइटोप्लाज्म का रीजन था जहां पर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, अब वहां पर कौन प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ अपना ठीक है क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और अपार्ट फ्रॉम दैट अपोजिट पोल्स पर क्या आ चुके हैं, सेंट्रोजोम आ चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब उसका न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरीके से टूट चुका है, डिसअपियर हो गया है। जहां पर ये चीज दिखाई देती है, इट मार्क्स द बिगिनिंग और द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ द माइटोसिस, दैट इज योर मेटाफेज। जब न्यूक्लियर एनवेलप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसके बाद हमें मेटाफेज दिखाई देगा। तो मेटाफेज को डिफाइन करने के लिए या फिर मेटाफेज को आइडेंटिफाई करने का क्या बताया है यहाँ पर पॉइंट, कि यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप जो होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगा। नाउ वी विल से कि अब ये मेटाफेज है। अगर क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि न्यूक्लियर एनवेलप स्टार्ट्स टू डिसअपियर, दिस इज मेटाफेज और प्रोफेज, क्या टिक करोगे, बोलो। न्यूक्लियर एनवेलप स्टार्ट्स टू डिसअपियर, दिस इज मेटाफेज और प्रोफेज, प्रोफेज। वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है ना वो डिसइंटीग्रेट करने का या फिर डिसअपियर होने का। जब वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगा उसके बाद में वो मेटाफेज कहलाएगा। ठीक है। अब मेटाफेज में होता क्या है, यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स देखे जाते हैं। मेटाफेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मेटाफेज, मतलब कि जो मेटाफेजिक प्लेट यहाँ पर बनती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटाफेज प्लेट किसे हम कहते हैं, मेटाफेज प्लेट वो होती है जहां पर एक्चुअल में सारे जो जितने भी क्रोमोसोम्स है ना एक जगह पर आके अलाइन हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। ये बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मेटाफेज प्लेट में हमें ये देखने मिलता है कि सबसे ज्यादा तो कंडेंसेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कंडेंसेशन पूरा कंप्लीट हो गया है, मतलब अब क्रोमोसोम्स का जो शेप होगा, क्रोमोसोम्स आर एक्स शेप। क्रोमोसोम्स एक्स शेप किस में दिखाई देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स एक्स शेप किस में दिखाई देंगे, प्रोफेज में दिखाई देंगे या फिर मेटाफेज में? तो मेटाफेज में दिखाई देंगे, एंड दिस इज द बेस्ट फेज टू स्टडी क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि इसका आउटर साइड, इसका कैसा एस्पेक्ट है, कैसा शेप है, क्या साइज है, क्या कंटेंट है, इसका सब चीज अगर हमें क्रोमोसोम के बारे में पढ़नी है, बाहर से कैसा दिखाई देता है, क्या साइज का होता है, क्या लेंथ होती है, एवरीथिंग हमें जो है मेटाफेज में सबसे बेटर वे में पढ़ाई की जा सकती है, क्योंकि एक डेफिनेट शेप में ये प्रेजेंट होते हैं। कौन सा शेप है वो, दैट इज द एक्स शेप। ठीक है, इसके अलावा दे गेट अरेंज्ड, ये क्या हो जाएंगे, दे गेट अरेंज्ड इन मिडल प्लेट। एक मिडल प्लेट होती है जहां पर जाके ये अरेंज हो जाते हैं। किस तरीके से, देखो ये आपका सेल है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट थे, दीज आर द सेंट्रियोल्स।
ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट है, सेंट्रियोल्स अपोजिट वे में बीच में आके आपके लग जाते हैं। जो भी यहाँ पर क्रोमोसोम्स इस तरीके से प्रेजेंट थे, इस तरीके के फॉर्म में प्रेजेंट थे, ये सब बीचों बीच में एक फॉर्म कर लेंगे, एक वी कैन से एक शेप में, एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे। इसे वी से कि अब ये क्या है, दिस इज योर मेटाफेज। अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, 11th स्टैंडर्ड में कई बार काफी सारी कॉलेजेस में ये कराया जाता है। ये कौन से एक्सपेरिमेंट होता है, ये हम जब डिवाइडिंग सेल्स देख रहे होते हैं किसी अनियन टिप का, अनियन रूट का, वहां पर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू निकालते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो पार्ट है जहां पर हाई अमाउंट में डिविजन देखा जाएगा। क्यों मेरिस्टम? क्योंकि रूट में सबसे ज्यादा डिविजन देखा जाएगा, क्योंकि रूट से ही सब ग्रो हो रहा है। तो वहां पर सबसे हाईली वी कैन से हाईली प्रोबेबल पार्ट है वो, जहां पर माइटोसिस देखा जा सके। तो इसीलिए हम रूट्स में देखते हैं। और यहाँ पर आपको एक जगह क्वेश्चन भी दिया था पीछे कि अगर हम अनियन रूट टिप सेल्स अगर हम देख रहे हैं, रूट के टिप सेल्स पर अगर हम देख रहे हैं और वहां पर 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। अनियन वाला इंटरेस्टिंग है। अनियन टिप है, कौन सा? अनियन रूट टिप है। रूट टिप है मतलब वहां पर डिवीजन काफी ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, डिवीजन का कंटेंट काफी ज्यादा होगा। इसके नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है? 16n, 2n है इसका मतलब। n मतलब हैप्लॉइड कितना हो गया बताओ जल्दी। वेरी गुड, तो ये हो गया 16। ये 2n है, ये नॉर्मली देखा जाता है जब वो सेल डिवाइड नहीं कर रही है। अब मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल द सेल हैव एट G1 फेज, आफ्टर S फेज एंड आफ्टर M फेज। तो G1 फेज जब होगा, S फेज जब होगा, ठीक है, और G2 फेज जब होगा, तब ये क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे? G1 फेज पर भी सेम 2n है, यहाँ पर भी 2n है, यहाँ पर भी 2n है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2C है, यहाँ पर 4C हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 4C। ठीक है, आफ्टर S फेज बोला है, आफ्टर S फेज। ठीक है, तो ये 2C था, 4C हो गया और 4C हो गया। इसी तरीके का क्वेश्चन है। और आपका जो हैप्लॉइड, ये जो है ना, यहाँ पर आपका मेन कंफ्यूजन लाया करता है। क्रोमोसोम्स में आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो, तो एक बार उसे ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो ये हो जाता है मेटाफेज। यहाँ पर ये एक मिडिल प्लेट में जाके अरेंज हो जाता है। अब इसे अरेंज क्यों होना है ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेंट्रोसोम्स होते हैं, सेंट्रोमियर्स होते हैं, किसके जो क्रोमोसोम्स है, इसके सेंट्रोमियर्स काफी बेहतर तरीके से दिखाई देते हैं, जो पहले तक नहीं दिखाई दे रहे थे। सेंट्रोमियर आर नथिंग बट द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस। ये कॉन्स्ट्रिक्शन है। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कहीं पर भी देखो, ये एक नॉर्मल सरफेस है। अगर मैं बोलूँ ये सरफेस पे कॉन्स्ट्रिक्शन आ गया है, ठीक है, ये सरफेस है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन आ गया है, मतलब इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बन गया है, ये नैरो हो गया है, यहाँ से कॉन्स्ट्रिक्शन पर नैरो हो जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है, या फिर हमारी जो आर्टरीज है ना, आर्टरीज या वेन्स है, वहां पर कॉन्स्ट्रिक्शन आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर जो नॉर्मल आर्टरीज होती है, ये इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती है। देन वी से कि यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन आ रहा है, ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम हो रहा है, हाइपर वी कैन से बीपी का प्रॉब्लम हो रहा है, ऑल दीज थिंग्स देखी जाती है। ठीक है, तो ये होता है कॉन्स्ट्रिक्शन। ये हमें किसमें दिखाई दे रहा है? इन आवर क्रोमोसोम्स की कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये मेटाफेज हो गया। अब ये जो सेंट्रोमियर था, इसका रोल क्या था? स्पिंडल फाइबर खुद से जाके अटैच हो जाना। ये जो रीजन है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। ये याद रखो। नेक्स्ट आ जाता है अब एनाफेज। एनाफेज में एक्चुअल डिवीजन होगा, किसका? डिवीजन ऑफ क्रोमाटिड्स टेक्स प्लेस। एक चीज याद रखो कि आपका जो एम फेज होता है, ये काफी, इसको ड्रामेटिक फेज बोला जाता है। जो एम फेज होता है ना, इसे बोला जाता है ये काफी ज्यादा ड्रामेटिक फेज है। ड्रामेटिक फेज क्यों बोला जाता है एम फेज को? क्योंकि यहाँ पर ड्रामा मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कुछ तरीके का हमें इमोशन दिखाई दे रहा है। अब ये इमोशन क्या दिखाई दे रहा है, वो एनाफेज से समझ आता है। क्या इमोशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर? देखो, जब ये मेटाफेज में इस तरीके का अटैच हो गया, यहाँ पर जो है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे और इस तरीके से जाकर वो जुड़ेंगे। ठीक है, हर एक मतलब काइनेटोकोर से जाके जुड़ेंगे, इस तरीके के जाके वो जुड़ेंगे। ठीक है, ये आपके स्पिंडल फाइबर्स एक साइड से हो गए, यहाँ पर दूसरे साइड से भी सेम आ जाएगा, ये हर एक काइनेटोकोर पे जाके जुड़ गए। क्लियर है? अब यहाँ पर जब ये खींचेंगे ना, जब इसे बैकवर्ड पुल करेंगे ना, तब इसका जो क्रोमोसोम का जो शेप होता है, ये इस तरीके का शेप है, राइट। जब ये इसे यहाँ तरफ खींचता है, ठीक है, और ये वाला पार्ट यहाँ तरफ खींचता है, तो कैसा दिखाई देगा? वो इस तरीके का दिखाई देगा।
ये इधर साइड खींच रहा है और ये वाला पार्ट इधर साइड से खींच रहा है। थोड़ा इमेजिन करो इसे। अगर मुझे सर परमिशन देंगे तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर पे एक यूट्यूब वीडियो दिखा दूंगी जहां पर आप इसको बेटर वे में विजुअलाइज कर पाओगे। ठीक है, कि ये जो पार्ट अगर खींचे जा रहा है, ये वाला अगर रीजन खींचे जा रहा है, तो ये जो है ना, ये हैंड्स ऑफ क्रोमैटिड्स है। इसको हम हैंड्स ऑफ क्रोमैटिड्स बोलते हैं। ये इस तरीके के कुछ इधर साइड मूव कर लेंगे, राइट। अगर किसी चीज को अगर आप बीच से पुल करोगे तो उसके आसपास जो हैंगिंग स्ट्रक्चर्स है वो तो आगे की तरफ मूव हो जाएंगे, तो ये आगे की तरफ मूव होते हुए दिखाई देते हैं। और ये स्ट्रक्चर्स इसलिए बोला जाता है ड्रामेटिक, क्योंकि इसको हम पहले तो नाम दे रहे हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। हम इस धर पे देख रहे हैं कि दो सिस्टर क्रोमैटिड है। दिस इज सिस्टर क्रोमैटिड 1, दिस इज सिस्टर क्रोमैटिड 2। दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को हम अलग कर रहे हैं, एक को यहाँ एक को वहां, तो ये थोड़ा ड्रामेटिक सीन हो जाता है। इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, ये एक ड्रामेटिक फेज है। एम फेज को ड्रामेटिक फेज बोला जाता है। अब यहाँ पर डिवीजन ऑफ क्रोमैटिड्स कैसे होता है, यहाँ पर एस्ट्रे रेज दिखाई देते हैं। एस्टर रेज या एस्ट्रेज क्या होते हैं, बेसिकली एस्ट्रेज आर नथिंग बट एस्टर्स। एस्टर्स क्या होते हैं, स्टार लाइक सब्सटेंस होता है, स्टार शेप का सब्सटेंस होता है, स्टार शेप सब्सटेंस होता है, जो कि कहां से निकल रहा है, स्टार शेप्ड पार्ट होता है, ये निकलता है फ्रॉम सेंट्रियोल्स या फिर सेंट्रोसोम से निकलता हुआ दिखाई देता है। तो ये आपका सेल है। अभी मैं एनाफेज का स्ट्रक्चर बना रही हूं, यहाँ पर प्रेजेंट है आपके, दीज आर योर सेंट्रियोल्स। ठीक है, और यहां पर प्रेजेंट था हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहां पर क्या देखा जाएगा, बेसिकली कि यहां से जो ये पूरा पार्ट है, मैंने बताया था सेंट्रोसोम के आसपास एक स्ट्रक्चर होता है जो उसको क्लाउडी अमरफस सब्सटेंस होता है, जो कि सेंट्रियोल को फॉर्म करता रहता है। यहां से निकलते हुए दिखाई देते हैं एस्ट्रेज, जिसको हम एस्टर रेज भी बोलते हैं। एस्टर रेज, एस्टर्स निकलते हुए दिखाई देते हैं। एस्टर्स आर स्टार लाइक सब्सटेंसेस। ये यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और इनका जो पीछे वाला पोर्शन है ना, यहाँ पर से कोई स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं हो रहा, यहाँ से स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो रहा होता है और वो इस तरीके से जाके सारे क्रोमैटिड से जाके जुड़ जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ से एक जुड़ गया ऑन दिस काइनेटोकोर और यहाँ से एक जुड़ गया ऑन दिस काइनेटोकोर। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो इस पूरे पार्ट को हम कह देते हैं दिस इज स्पिंडल अपैरेटस। ये पूरा हो गया स्पिंडल अपैरेटस। और ये जो पार्ट है, दिस पोर्शन जो यहाँ से रिमूव हुआ है, इसको हम कह देते हैं एस्ट्रेस। इसको हम कह देते हैं स्पिंडल फाइबर्स। और पूरा जो आ जाता है उसे हम कहते हैं स्पिंडल अपैरेटस। ठीक है, तो एनाफेज में इस तरीके का पार्ट दिखाई देता है कि यहाँ से भी अभी क्या रिमूव हो रहे होंगे, सेम स्पिंडल फाइबर्स रिमूव हो रहे होंगे, बाहर आ रहे होंगे, रिलीज हो रहे होंगे। और वो स्पिंडल फाइबर्स जो है सेंट्रियोल से ऑन वन साइड जुड़े हैं और दूसरी साइड क्रोमोसोम के कौन से पार्ट से जुड़े हैं, बोलो। वेरी गुड, काइनेटोकोर से जुड़े हैं। तो जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन था सेंट्रोमियर, वहां पर क्या प्रेजेंट था, वहां पर प्रेजेंट था काइनेटोकोर्स। वहां पर जाकर क्या जुड़ गया, स्पिंडल फाइबर जुड़ गया। अब ये इसे क्या करेगा, इट विल पुल इट टुवर्ड्स द पोल। तो इट विल पुल इट टुवर्ड्स द पोल। किसको, सिस्टर पुल किसको कर रहा है, वो सिस्टर क्रोमैटिड को कर रहा है। और यहाँ पर जो है दो सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग फॉर्म में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो कौन से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देखे जाते हैं, जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाएगा और क्रोमैटिड्स अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, ये पूरा एक सेंट्रोमियर था, सेंट्रोमियर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, काइनेटोकोर्स भी डिवाइड हो गए। और जो क्रोमोसोम्स थे, जो क्रोमोसोम्स के जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे वो भी सेपरेट हो गए और ये कहां पर जाके बैठ जाएंगे, अपने अपने अपोजिट पोल्स में जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या देखा जाता है कि ये सब अभी जो है कहां पर पहुंच गए हैं, बाय द एंड ऑफ प्रोफेज हमें इस तरीके का दिखाई देगा कि ये पूरे जो है यहाँ तक शिफ्ट हो गए हैं, ये पूरे यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, ये शिफ्ट हो गए हैं, पूरे यहाँ पर जमा हो गए हैं। अब यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर हो जाएंगे। पहला पॉइंट, स्पिंडल फाइबर्स क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो है अपना क्रोमैटिड्स या फिर क्रोमोसोम्स है, ये क्या हो जाएंगे, डीकंडेंस हो जाएंगे।
अभी कंडेंस हो रहे थे, अभी क्या हो जाएंगे, ये डीकंडेंस हो जाएंगे, मतलब वापस से क्या हो जाएंगे, स्प्रेडेड फॉर्म में जिस तरीके से फैले हुए प्रेजेंट है, बिखरे हुए प्रेजेंट है, वापस वैसे ही हो जाएंगे। तो अब जो दिखाई देगा टीलोफेज में, यहाँ पर इसका क्या प्रेजेंट है, दिस इज योर सेंट्रोजोम, ये आपका सेंट्रोजोम है, यहाँ पर भी एक सेंट्रोजोम है, इधर पे न्यूक्लियर मटेरियल वापस से कैसा हो गया, वैसा ही स्प्रेडेड फॉर्म में प्रेजेंट है। क्लियर है। और दूसरी चीज के यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो टीलोफेज में क्या देखा जाएगा, नेक्स्ट वापस से न्यूक्लियर एनवलप क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट, स्पिंडल फाइबर्स क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। और दूसरा कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स है वो डीकंडेंस हो जाएंगे। यहाँ पर बताया है कि दे लूज देयर आइडेंटिटी, मतलब आप अभी ये नहीं बता सकते हो ये कि कौन सा टाइप का क्रोमोसोम है या फिर इसके अंदर कौन से टाइप का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, क्योंकि वो पूरा स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रीट एलिमेंट्स का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर फॉर्म में, शेप में प्रेजेंट होना, उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट एलिमेंट। अब वो डिस्क्रीट एलिमेंट नहीं बचता, उसकी आइडेंटिटी वो लूज कर लेता है। और दूसरी थर्ड पॉइंट के न्यूक्लियर एनवलप डेवलप हो जाएगा। और इसके अलावा जो ऑर्गेनल्स है वो भी क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनल्स रीडेवलप, वापस से जो है फॉर्म हो जाएंगे। ये टीलोफेज हो गया। नेक्स्ट आ जाता है साइटोकाइनेसिस। छोटा सा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। साइटोकाइनेसिस में क्या देखा जाएगा, एक तो एनिमल सेल का साइटोकाइनेटिक्स हमें समझना है कि एनिमल सेल में कैसा देखा जाता है, और एक प्लांट सेल में देखना है। प्लांट सेल में मैंने बताया था कि जो दो सेल होते हैं ना, इस तरीके के दो सेल प्रेजेंट है, इनके आसपास होती है सेल वॉल। ये हो गई क्या, सेल वॉल, तो ये बना दी मैंने सेल वॉल। ठीक है, अब इनके बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिन्हें हम कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल दैट, किसी को पता है? ये जो मैं बना रही हूँ, यहाँ पर शेड कर रही हूँ, ये कौन सा स्ट्रक्चर है जो दो सेल के बीच में प्रेजेंट होता है? मिडल लैमेले, वेरी गुड। तो ये मिडल लैमेले है जो कि दो सेल के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल जंक्शंस हमारे पास में होते हैं, और सेल जंक्शंस क्या होते हैं, जैसे प्लाज्मोडेस्माटा मिलता है, ये सब सेल जंक्शंस है। और जो चीज अधेसिव की तरह काम कर रही है वो एनिमल सेल में मिलता है। यहाँ पर जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, मिडल लैमेला है, ठीक है, ये कैल्शियम रिच होता है पहली बात, और ये बीच में इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है। वेरएज अगर हम इस सेल वॉल की बात करें तो ये हार्ड एंड स्ट्रक्चर होता है। तो प्लांट सेल में कैसा देखा जाता है, प्लांट सेल में पहले बता देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये था अपना पूरा सेल, इसके आसपास प्रेजेंट था सेल वॉल। ठीक है, अब यहाँ पर डिवीजन हुआ है, यहाँ पर इसका एक सेंट्रियोल है और यहाँ पर इसका खुद का क्या है, न्यूक्लियस फॉर्म हो गया है, यहाँ पर इसका खुद का न्यूक्लियस फॉर्म हो गया है, यहाँ पर दूसरे सेंट्रियोल्स है, और बाकी के ऑर्गेनल्स यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है। अब इसका जो है साइटोप्लाज्मा का, साइटोप्लाज्म में जो पूरा देखा जाना चाहिए था, न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स, वो पूरे देखे जा रहे हैं। अब खाली इसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये कैसे डिवाइड करेगा, नॉर्मली देखा जाता है एनिमल सेल में कि बाहर से अंदर की तरफ ये फॉरवर्ड इनसाइड क्या करता है, पुश करता है, और उस तरीके से ये डिवाइड होता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज नहीं हो सकती, क्योंकि जो सेल वॉल है वो हार्ड एंड स्ट्रक्चर है, उसको हम अंदर की तरफ पुश नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो मिडल लैमेला, हाँ प्लांट सेल की बात कर रही हूँ बेटा, यहाँ पे देखो प्लांट सेल के अंडर में हम डिस्कस कर रहे हैं। एनिमल सेल का क्या होता है, हमारी नॉर्मल सेल है इस तरीके से, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल है, पूरा न्यूक्लियस बन गया है, यहाँ पे बाकी के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी देखी जा रही है, जो हमने पूरा एम फेज में हमने देखा कि जो पी मैट सारे चारों फेज में हमने किया, वो यहाँ पर देखा जा रहा है। अभी हमें सेल को खाली क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मैं आप लोग को एनिमल सेल पहले समझा देती हूँ, वरना आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये नॉर्मल है ना, हमारी सेल कैसी है, काफी फ्लूइड है, फ्लूइड कंटेंट से बनी हुई है, इसीलिए हम जो है कड़क कड़क नहीं फील होता ना हमें स्किन पर। हमारी स्किन कैसी है, मूव हो सकती है, सॉफ्ट फॉर्म में है, उसको हम कैसे भी प्रेस कर सकते हैं। तो हमारे ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे जो स्किन का जो सेल है वो काफी फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट है, हमारे पास सेल वॉल नहीं होती है। अब ये क्या करेगा, इनसाइड पुश करने लग जाएगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। ये इनसाइड पुश हो गया है। अब ये जो पुश हुआ है, यहाँ पर एक चीज फॉर्म करता है जिसको हम कहते हैं फरो फॉर्म करता है इनसाइड पुश करके। वैसे ही ये वापस और अंदर पुश करता जाएगा, और ये सेल जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक ये एक ये।
ये है नॉर्मल एनिमल सेल का कंडीशन। लेकिन प्लांट सेल में होता है सेल वॉल। आप ध्यान से सुनते नहीं हो। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है जो हार्डन होता है। ये सेल वॉल कैसा होता है, हार्डन स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आप लोग क्या नहीं कर सकते, हार्डन सेल स्ट्रक्चर है तो बाहर से आप अंदर की तरफ तो पुश नहीं कर सकते इसको, सेल वॉल काफी ज्यादा हार्ड है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, मिडिल लैमेले का यूज करेंगे। मिडिल लैमेले हम क्या करेंगे, बीच में से फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर मिडल लैमेले फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये मिडल लैमेले बीच ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है, यहाँ पर भी ट्रैवल करता है और यहाँ तक के मिडल लैमेले ट्रैवल कर लेगा और ये थोड़े टाइम में डिवाइड हो जाएगा। मतलब समझ में आया, जो यहाँ पर ये पूरा एक सेल था, ये पूरा एक सेल था और यहाँ पर दूसरा सेल प्रेजेंट था, इसके बीच में मिडल लैमेले था। अब वैसा ही मिडल लैमेले हमें यहाँ पर भी चाहिए ताकि वो एक दूसरे के साथ मिल जाए। यहाँ पर भी एक जगह मिडल लैमेले मिल जाएगा, यहाँ पर भी एक जगह मिडल लैमेले मिल जाएगा और ये पूरी सेल वॉल जो है डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पर जैसे ही मिडल लैमेले आ गया ना, बीच में मिडल लैमेले पूरा डेवलप हो गया है। अब ये पूरी दो सेल में डिवाइड तो हो गई है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, सेल वॉल का फॉर्मेशन करना है। तो अब इसका जो सेल है वो क्या करेगा, ये सेल वॉल को कंटिन्यू करेगा और यहाँ पर भी सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। आगे इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर देखा जाएगा कि यहाँ पर भी सेल है, यहाँ पर भी एक सेल है और बीच में क्या प्रेजेंट है, मिडल लैमेले प्रेजेंट है। इस तरीके का होता है प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में का जो साइटोकाइनेसिस है, प्लांट सेल में का जो साइटोकाइनेसिस है वो इनवर्ड्स टू आउटवर्ड्स होता है, अंदर से बाहर की तरफ होता है, इनवर्ड्स टू आउटवर्ड्स। और जो एनिमल सेल का होता है वो आउटवर्ड्स टू इनवर्ड्स होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ फरो। ये है आपका साइटोकाइनेसिस। ये मिडल लैमेले को, इसे जो है हम नाम देते हैं सेल प्लेट। जब साइटोकाइनेसिस में ये मिडल लैमेले फॉर्म हो रहा होता है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सेल प्लेट। ये सेल प्लेट किसका बना होता है, याद रखना है, मिडल लैमेले का बना होता है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक हो गया? किसी को कोई डाउट अभी? यस, मेरी वॉइस क्लियर है? किसी को कोई डाउट आ रहा है अभी? लास्ट में सिर्फ एक आपका ये दिया है कि कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है, लेकिन अगर सेल का मेन जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब साइटोकाइनेसिस अगर नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम सिंसाइटियम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंसाइटियम। यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, ठीक है, सिन मतलब कि जुड़ा हुआ या फिर वी कैन से जॉइन। तो यहाँ पर जो साइटियम मतलब यहाँ पर क्या लेना है, सेल या फिर साइटोप्लाज्म ले सकते हो। यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म्स है सबके जुड़े हुए हैं, ऑल दो न्यूक्लियर मटेरियल बहुत सारे अलग अलग प्रेजेंट है, लेकिन जो आपके साइटोप्लाज्म है वो जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम इसे सिंसाइटियम कहते हैं। और ये आपका देखा जाता है एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म ये आपको पूरा बताया गया है इन योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एंडोस्पर्म बेसिकली ये, हाँ, कोकोनट में जब एक्चुअल डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो वहां पर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो रहा होता है। ये एंडोस्पर्म कैसा होता है, ये कंटिन्यूसली डिवाइड तो कर रहा है, लेकिन इसके अंदर का जो सेल के अंदर का कंटेंट है वो सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। तो अगर जब भी हम जो कोकोनट वाटर ले रहे होते हैं, जो कोकोनट वाटर है दैट इज नथिंग बट एंडोस्पर्म, और ये कैसा होता है, इसके अंदर का साइटोकाइनेसिस इनकम्प्लीट होता है, कैरियोकाइनेसिस ही चल रहा होता है। इस स्टेज को हम कहते हैं सिंसाइटियम। क्लियर है? बस ये आपको याद रखना है। सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का, कुछ भी नहीं, कि आपका जो नॉर्मल, जैसे कि अगर कोई वुंड आ जाता है तो सिग्निफिकेंस में क्या क्या याद रखोगे? ठीक है, देखो सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि माइटोसिस जो है ये प्रिजर्व करके रखता है, प्रिजर्व द प्लॉइडी। ठीक है, इसका जो मेन रिजल्ट देखा जाता है कि माइटोसिस, अगर आप बोल रहे हो कि कंप्लीट माइटोसिस हुआ है, ये तब बोल सकते हो जब यहाँ पर प्लॉइडी नंबर रिजर्व होगा। हमारा प्लॉइडी नंबर 2n है, तो हमें एट द एंड ऑफ माइटोसिस हमें 2n ही मिलना चाहिए। 2n का 4n नहीं होना चाहिए, ना तो n होना चाहिए। ये इसका पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि वुंड हीलिंग है। ठीक है, वुंड हीलिंग है तो वहां पर भी अगर कोई सेल का लेयर डिसरप्ट हो गया है तो वहां पर हमें क्या दिखाई देगा, माइटोसिस दिखाई देगा, ताकि वहां की और जो पूरी लेयर है वो वापस से फॉर्म हो जाए। ठीक है, मतलब हमारा बाहर का कोई आउटसाइड वुंड हो या फिर कोई आर्टरीज रप्चर हुई है या फिर कोई ऑर्गन में अगर कोई तरीके का इंजरी हुआ है तो वहां पर भी हीलिंग किसके थ्रू होती है, माइटोसिस के थ्रू होती है।
और एक जो जाइगोट होता है वो जाइगोट भी एक पूरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड हो जाता है जाइगोट का डिवीजन, या फिर वी कैन से ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन। ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन ये भी किसके थ्रू हो रहा है, ये तीसरा सिग्निफिकेंस है, वो भी माइटोसिस के थ्रू हो रहा है। ठीक है, माइटोसिस वो हर काम करेगा जहां पर प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो ये प्लॉइडी लेवल चेंज कब हो रहा है, जब हम गैमेटोजेनेसिस समझेंगे वहां पर प्लॉइडी लेवल चेंज हो रहा होता है। हमें वहां पर उसे हैप्लॉइड करना है, हम डिप्लॉइड चीजों को लेकर वहां पर उसे हैप्लॉइड बना देते हैं, तो वहां पर हम करते हैं रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पर हमें क्या करना है, एज इट इज हमें खाली सेल को बढ़ाना है, सोमैटिक सेल्स बढ़ाने हैं, तो वो माइटोसिस हो जाता है। ठीक है, अब जो हैप्लॉइड बॉडी होती है प्लांट्स के, इसमें क्या देखा जाता है, जो हैप्लॉइड बॉडी अगर डोमिनेंट होती है, ये हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, शायद अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इतना याद रखो कि हैप्लॉइड बॉडी होती है। जैसे हमारी बॉडी जो है ये पूरी 2n नेचर की है, मगर प्लांट्स के जो नीचे के जो अंडर डेवलप वाले थे ना, जो पहले देखे गए थे, लाइक एल्गे है, ब्रायोफाइट्स है, ये सारे जो है ना, इनके अंदर जो मेन बॉडी होती है प्लांट बॉडी, वो हैप्लॉइड होती है। मतलब उनका अगर आप लीफ का सेल ले लोगे, स्टेम का सेल ले लोगे, और उसका अगर आप प्लॉइडी लेवल देखोगे वो हैप्लॉइड होगा। ठीक है, तो ये जो है ये हैप्लॉइड बॉडी होती है, इनकी एन नेचर की होती है, तो इनका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनका होता है थ्रू माइटोसिस। ठीक है, क्योंकि इनकी मेन बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है। ठीक है, और दूसरा ये देखो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल डिवाइड करती है, ठीक है, टू रीस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ये होता है कि देखो अगर ये सेल है, अगर ये डिवाइड कर गई, यहाँ पर न्यूक्लियर कंटेंट है, यहाँ पर न्यूक्लियर कंटेंट है, पहले कैसा था, ये पहले ऐसा था, इस तरीके का था, राइट। तो ये जितना सेल का कंटेंट था उतना इसका साइटोप्लाज्म के हिसाब से प्रेजेंट था। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ गया है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक नहीं, सॉरी, न्यूक्लियर कंटेंट यहाँ पर बढ़ गया है और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कम बचा है। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्मा से लेकर न्यूक्लियस के कंटेंट का रेशियो यहाँ पर बदल गया है। समझ में आया, मतलब कि यहाँ पे साइज किसकी चेंज हो गई है, साइटोप्लाज्म की साइज डिक्रीज हो गई और न्यूक्लियर की साइज अभी इसके सामने बड़ी लग रही है। तो इसे हमें रीस्टोर करके रखना है, इसीलिए अब ये वाला जो सेल है ये ग्रो करेगा, ग्रो इन द सेंस ऑफ साइटोप्लाज्मा का ग्रोथ होगा, और ये वापस से कैसा हो जाएगा, बड़े साइज का साइटोप्लाज्म हो जाएगा। अब ये हो गया इसका न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो प्रिजर्व, रीस्टोर हो गया वो। सेल रिपेयर भी बता दिया मैंने, और माइटोटिक डिवीजन ये सब जगह पर देखा जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में देखा जाता है। क्लियर है, यहाँ पे लेक्चर को एंड करते हैं। किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है। क्वेश्चन फेज, देखो क्वेश्चन फेज में क्या रहता है, अभी देखो मैंने बताया कि हर जो सेल है ना वो कंटिन्यूसली ग्रोथ और डेवलपमेंट कर रही होती है। तो मतलब अगर ऐसा चल रहा होता तो हमारी बॉडी जो है ना वो डेवलप हो के हम पूरे डायनासोर बन जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कुछ सेल्स है, देखो कुछ सेल्स है जिसको रिक्वायरमेंट है कि उसे अभी ग्रो करना है, जैसे कि हमारे नेल के सेल्स हो जाते हैं, हमारे हेयर सेल्स हो जाते हैं, या फिर हमारे स्किन के सेल्स हो जाते हैं। हमारी स्किन भी काफी ज्यादा काफी हर एक टाइम पर क्या होती है, शेड होती रहती है। ठीक है, हमारी स्किन के सेल्स भी शेड होते हैं थोड़े अमाउंट में। उसके अलावा हमारे जो आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, ये सब क्या है, ये वो सेल्स है जो हर एक थोड़े टाइम में क्या होते हैं, इनका ठीक है कंप्लीट हो जाता है साइकिल, ये जाके रिजर्वॉयर में जाके ये डेड हो जाते हैं, इनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो आरबीसीज का कितना है, मुझे कोई बताएगा, लाइफ स्पैन कितना है? हाँ, लाइफ स्पैन, वेरी गुड, 120 डेज। किसने आंसर किया था ये? हमने, किन्ने? रजिया, रोजिया, ओके, 120 डेज, वेरी गुड। तो ये 120 डेज में इसको जाके क्या करना है, अपना ये डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फाइन। अब ये आरबीसीज जो है इनको वापस से भी तो फॉर्मेशन करवाना पड़ेगा, वरना हमारी बॉडी में आरबीसीज ही नहीं बचेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे जो बोन मैरो सेल्स होते हैं यहाँ पर है, ठीक है, और फिर हमारे हेयर सेल्स है, हेयर फॉलिकल्स है, बेसिकली उन्हें कंटिन्यूसली हेयर का सेल बनाना है, नेल प्लेट फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये सब चीजें जो है कंटिन्यूसली क्या मांगती है, सेल डिवीजन मांगती है। लेकिन अगर हम दूसरी जगह बात करें, हमारा हार्ट हो जाता है, या फिर हमारा जो वी कैन
नर्व सेल्स हो जाती है, ये सबको रिक्वायरमेंट नहीं है। ये अगर ग्रो करेगी तो साइज बढ़ जाएगा, जो कि अब नॉर्मल है, तो इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये जब एम फेज खत्म हुआ उसके बाद में ये जी नॉट फेज में चले जाते हैं। वो जाते ही नहीं है किस कौन से फेज में, जी1 फेज में एंटर ही नहीं करते, वो जी नॉट फेज में चले जाते हैं। ये जी नॉट फेज को हम कहते हैं क्विसेंट फेज। क्विसेंट फेज क्या होता है, यहाँ पर जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब है जितना भी एक लिविंग सेल है, एक जिंदा सेल है, उसके अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस है, कुछ भी एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर कोई भी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं सेल में, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम हो रहा है, मसल सेल्स ले लो, यहाँ पर सब जगह पर नॉर्मली का इसका फंक्शन चालू रहता है। बस खाली क्या होता नहीं है, इसके अंदर डिविजन, रेप्लिकेशन, ये सारे काम नहीं हो रहे हैं, जो कि कहां पर देखे जाते हैं, एस फेज में, जी2 फेज में, एम फेज में, ये सारे काम यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। लेकिन सेल कैसा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मेटाबॉलिकली डेड नहीं हुआ। मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब मेटाबॉलिज्म इसके अंदर चालू है। मेटाबॉलिज्म मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ, यहाँ पर सारे तरीके के प्रोसेसेस, रिएक्शंस के लिए ये अवेलेबल है, डिविजन के लिए अवेलेबल नहीं होता है। इसे हम कहते हैं जी नॉट फेज। क्विसेंट मतलब कहीं पर रुक जाना, थम जाना, तो क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, स्टॉप हो जाना। तो ये वहां जाके रेस्ट ले लिया है। अब जो जी नॉट फेज होता है ये वापस से जीवन फेज में एंटर कर सकता है जब भी रिक्वायर होता है। जैसे कि अगर लीवर ट्रांसप्लांट अगर कोई करा रहा है, ठीक है, लीवर जो होता है बेसिकली, ठीक है, अगर कोई अपना लीवर ट्रांसप्लांट करा रहा है तो ये लीवर के सेल्स रीग्रो करते हैं। किसी को पता थी ये चीज, लीवर के जो सेल्स होते हैं, हाँ, तो लीवर के सेल्स जो होते हैं वो रीग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, अब तक के इसका नॉर्मल साइज था ट्रांसप्लांट कराने से पहले, तो उसकी बॉडी ने उसको डिटेक्ट कर लिया, उसने अपने लीवर के सेल्स को नहीं बढ़ाया। लेकिन एज सून एज द लीवर ट्रांसप्लांट टेक्स प्लेस, उसकी बॉडी को समझ में आ जाता है लीवर की कमती चल रही है, अब इससे इसको ग्रो करवाना है। ये जी नॉट फेज से उठ के वापस से जीवन फेज में आ जाएगा एंड इट विल रीग्रो। समझ में आया क्वेश्चन फेज? लेक्चर को एंड करते हैं अभी, किसी को कोई डाउट है, कल मियोसिस कर लेंगे।